सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। यूएस हमले पर खामनेई का पहला बयान आया है। यूएस को अब तक का सबसे बड़ा जख्म देंगे, ये खामनेई का कहना है। अमेरिका ईरान के जवाब का इंतजार करे, यूएस को ऐसा जख्म कभी नहीं मिला होगा। तो खामनेई की तरफ से ये पहला बड़ा रिएक्शन आ चुका है अमेरिका के द्वारा न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद से, और कहा गया है कि बड़ा जख्म देंगे और ऐसा जख्म देंगे जो अब तक अमेरिका को जख्म ऐसा मिला नहीं होगा। खामनेई की चेतावनी, धमकी अमेरिका को सीधे सीधे। मनीष के साथ एक बार हम फिर मनीष के पास चलते हैं। मनीष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खामनेई का जो स्टैंस है, जो स्टैंड है, वो कहीं से भी हिल नहीं रहा है। मतलब ये मान के चला जाए कि ईरान एक ओपन वॉर में अमेरिका के साथ जाने का ऐलान कर चुका है। इस बयान को क्या हम ऐसे देखें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी इस बात को समझते हैं कि उनके पास अब बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। खास करके राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक तरह से कह दिया था कि आप सरेंडर करो, और सरेंडर करो और दूसरा कोई और विकल्प नहीं होगा, जो ईरान मानने वाला नहीं था। तो ऐसी स्थिति में इस जंग के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं था, और इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से ये बयान आया है, ये प्रतिक्रिया आई है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब से कुछ देर के बाद मुझे लग रहा है कि ईरान की तरफ से पहला जो है वो मिसाइल अटैक इस हमले के बाद वो इजराइल पर होने वाला है। इसकी आशंका यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि देखिए, खमेनी को दरअसल ये कहा गया है कि आपको तो मरना ही है, चाहे आप ऐसे मरो या लड़कर मरो। तो ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि ईरानियन रिजीम और खमेनी दोनों लड़कर मरने का फैसला करेंगे। उनके सामने दो नज़ीर है, एक सद्दाम हुसैन वाला और दूसरा नज़ीर है गद्दाफी वाला। तो उन्होंने सद्दाम हुसैन वाला जो भविष्य है वो चुना है। उन्हें भी पता है कि वो अमेरिका से नहीं जीतेंगे, उन्हें भी पता है कि अमेरिका आएगा, इजराइल आएगा और अमेरिका के तमाम सहयोगी देश आएंगे, लेकिन वो लड़कर मरना चाहेंगे। ईरान के लिए जो सबसे बड़ा सेटबैक है मनीष, इसीलिए आप देखिए कि खमेनी की तरफ आसपास के जो अरब देश हैं वहीं पर अमेरिकी बेसेस हैं, और वहीं से अमेरिका के जो फाइटर प्लेन्स हैं उड़ान भरते हैं और ईरान में आकर बम गिराते हैं। ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट अगर कहा जाए, ईरान जो कभी कुछ सोच रहा था कि एक लीडरशिप क्रिएट किया जाए। हमारे साथ युक्तेश्वर जी भी जुड़े हुए, युक्तेश्वर कुमार बीजिंग से। युक्तेश्वर जी, चाइनीज पर्सपेक्टिव हम समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि इस पूरे मामले में हमें यही एक आभास रहा है कि रूस, चाइना और जो नॉर्थ कोरिया है वो ईरान के साथ खड़े रहेंगे। अब वो शायद समय आ गया है जब ईरान या खामेनी सीख कर रहे होंगे कि हमें एक पूरा का पूरा सपोर्ट मिले इन देशों से। वाकई में चाइना एक ऑब्जर्वर बन के रहेगा या फिर वो भी एंटर करने की सोच सकता है इस हालात में, तब जबकि सामने अब अमेरिका खड़ा है? धन्यवाद। बहुत अच्छा कहा आपने कि ये बात बहुत जरूरी है कि हमारे ड्रैगन और पांडा वाला देश अब क्या कह रहा है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बीजिंग से ये बयान आया है कि हम सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं। मैं सुबह उठा और यहाँ का टेलीविजन, क्योंकि हम लोग 2.5 घंटे आपसे पहले हैं, तो यहाँ करीब 11 बज रहा है, तो सुबह से ही ये सब मैं देख रहा हूँ। लेकिन चीन का जो बयान है वो तो सही बयान है, लेकिन वो खुद तो ताइवान या फिर हमारे बॉर्डर के पास में बम वर्षा करेंगे या बम वर्षा की रिहर्सल करेंगे, पर दूसरों से कहेंगे कि शांति बनाए रखें। चीन महाराज बड़ा ही जटिल, बड़ा ही कूटनीति में एक सफल उनकी कूटनीति रही है, और सरकारी मीडिया ने इसे अमेरिका की साम्राज्यवादी सनक कहा है। और तुरंत जो है सो पेइचिंग के जगहों में पांडा यानी कि शांति का जो एक प्रतीक है उसके चीजें डाल दी गई हैं, ताकि चीजें जो हैं जो संयम लगे। लेकिन चीन की असली चिंता है कि अगर खुदा न खास्ते ना हो कि भाई अगर बहुत बड़ा जंग शुरू हो जाए, क्योंकि अगर ईरान हो या मिडिल ईस्ट के और जो देश हैं, अगर इतना बड़ा जंग शुरू हो जाए तो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो क्लच है, जो गाड़ी का क्लच है, वो बैठ जाएगा। और साथ ही साथ में
ईरान से मिलने वाला जो सस्ता तेल है वो नीलामी घर में चला जाएगा, क्योंकि जिसमें बोली लग रही होगी और वो भी renminbi में नहीं, डॉलर में। तो यह सब जो युद्ध और धमकी और प्रतिबंधों की जो चाय है, उसमें अगर जैसे युद्ध, धमकी और प्रतिबंधों की चाय में अगर चीनी ज्यादा पड़ गई। युक्तेश्वर जी, अब मैं सीधे पूछूं कि क्या चाइना सिर्फ नारे लगाएगा कि ईरान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस इतना ही करने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं? नहीं, चीन कभी नहीं कहा है पूरी तरह से कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जैसे जेएनयू में वैसा नहीं कहते, वो कहता है कि भाई हम तो जैसे बिल्कुल मध्यम जो पाथ है उसमें उसको लगता है ऑब्वियसली वो ईरान का इसके साथ में ज्यादा दोस्ती है, पर वो पूरी तरह से वार में नहीं आ रहा है। वो पूरी तरह से वार में नहीं आ रहा है और वो आएगा भी नहीं। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि संयम बरतने की जब बात कह दी चीन ने, तो इसका मतलब ये संकेत है कि वो युद्ध में कूदेगा नहीं। हाँ, उसके अलावा और क्या कर सकता है इस पर पूरी दुनिया की, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अमेरिका की निगाहें रहेंगी कि चीन इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखता है और कैसे इसमें इन्वॉल्व होता है, पार्शियली, फुली या फिर शैडो में इन्वॉल्व होता है। ब्रजेश सर, अब बात यहां पर कुल मिलाकर है कि अरब देशों का क्या? अब तो वो भी, उनके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उनको क्या रिएक्ट करना है। मतलब उन्हीं के बेसिस यूज हो रहे हैं ईरान पर हमले के लिए। एक मुस्लिम वर्ल्ड में एक अलग तरीके का सेंटिमेंट चल रहा है। आप देखें अगर सोशल मीडिया पर, तो भारत से लेकर अलग अलग देशों में अलग सा सेंटिमेंट वेव बह रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और है मिडिल ईस्ट की। तो अरब देशों का क्या होना है? क्या वो ईरान के खिलाफ जा रहे हैं या ईरान के साथ जा रहे हैं? रवि, इस लड़ाई में शुरू से ही ईरान अकेले रहा है। जो मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं, मुस्लिम उम्मा कहते हैं, बिल्कुल, हाँ, OIC कहते हैं, ये सब होक्स हैं। इनकी रिक्वायरमेंट थी 1973 में, जब इजराइल ने योम किप्पर वॉर में इनको तहस नहस किया था, सीरिया को और इजिप्ट को और लेबनान को। उस समय ये इकट्ठे आए थे। और दर्शकों को याद होगा, उन दिनों पेट्रोल की कीमत हिंदुस्तान में 1 रुपये प्रति लीटर होती थी, और इन लोगों ने मिल के ये किया कि इसको 10 गुना बढ़ा दी, 10 रुपये पर लीटर। तो उस समय ये बहुत एक्टिव थे और काम करते थे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके अंदर बहुत ही शिज़्म है, बहुत ही सारे मतभेद हो रखे हैं। वैसे भी शिया की दुनिया अलग है, सुन्नियों की दुनिया अलग है। ईरान सिविलाइजेशन पावर है, सबसे मजबूत पावर है, मगर वो शिया मुल्क है, उसकी किसी से नहीं बनती है। दूसरी तरफ है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जहाँ सबसे बड़ा देश सऊदी अरेबिया है, UAE है साथ में, और कुवैत है, बाकी छोटे छोटे सारे देश हैं। ये ईरान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और यही कारण आपने देखा होगा, ये चूंकि वोलेटाइल रीजन है, दुनिया का 27% तेल, 20% गैस यहाँ से आता है। और इस वजह से अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है यहाँ बैठी है, उसके करीब 27 बेसेस हैं पूरे गल्फ कोऑपरेटिव GCC स्टेट्स के अंदर में। सऊदी अरेबिया हो, लेकिन अगर मैं फिर वही सवाल करूं कि ईरान अब यहां से अकेले रास्ता तय करेगा, हाँ या ना, आपका उत्तर क्या होगा? ईरान शुरू से ही अकेले रास्ता तय करता रहा है। ठीक है, और अभी भी वही करेगा। ठीक है। भारत बरई साहब हमारे साथ जुड़े। भारत बरई साहब, अब बात यहां पर कुल मिलाकर यह है कि इस पूरे वॉर में अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं, आपके हिसाब से आपका असेसमेंट क्या कहता है? मिडिल ईस्ट का ज़ेलेंस्की कौन बनने जा रहा है, ईरान या नेतन्याहू? देखो, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट, बहरीन, कुवैत, वो लोग राजी नहीं थे कि ईरान के पास बम आए, परमाणु बम। सऊदी अरेबिया ने बोला था कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आया तो वो भी लाएंगे, और वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान से लाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसे भिखारी है। तो ये शिया सुन्नी का चक्कर भी इसमें पड़ गया है। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट दे आर सुन्नीस, और ईरान शिया है। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट तो बहुत राजी हुए कि इजराइल ने उनका डर्टी वर्क किया,
इजराइल ने उनको ख़त्म किया। हमारे यहाँ काफ़ी सीरियन और इजिप्शियन डॉक्टर्स हैं, उसके साथ हम बात करते हैं तो बोलते थे कि इजराइल ने बहुत अच्छा किया कि हमास और हस्बुल्लाह को मार गिराया, क्योंकि अरब देशों को उनका भी डर लगता था कि ये जो टेररिस्ट है, हस्बुल्लाह है, हमास है, हुती है, इस्लामिक जिहाद है, उनको भी टॉपल करेगी। तो इजराइल ने उनको ख़त्म कर दिया, तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत राजी है। ठीक है। तो ये मिडिल ईस्ट का मामला थोड़ा चक्कर वाला है, पेचीदा है जैसा आप कह रहे हैं, और वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो इस वॉर में और ज्यादा उभर कर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।